नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली प्रारब्ध की तरह से तैयार है और सामने है व्यालोक जी। तो बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, जय जय श्री राम व्यालोक भाई। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। अभी शुभेंदु शुरू हुए हैं व्यालोक जी। मैं आजकल करता क्या हूँ कि रोज सुबह उठ के एक बार गूगल बाबा के पास जाता हूँ और टाइप करता हूँ बंगाल, और उसके बाद देखता हूँ टॉप सर्चेस क्या आ रहे हैं। तो लीजिए आपको भी दिखाता हूँ आज का टॉप सर्च। मुझे बंगाल टाइप करने के बाद गूगल ने क्या दिखाया। पहली खबर, बंगाल में एक्शन, बिहार में टेंशन। इस पर भी बात करेंगे। ये क्या है? पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर शुभेंदु सरकार का सख्त एक्शन। 70 से 80 हजार के भागने की स्पीड है पर डे। उसी के साथ साथ बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये लगातार चल रहा है, और जो डिटेंशन कैंप्स हैं वो अब एक्टिव हो गए हैं। यहाँ तक कि डिटेंशन कैंप के लिए जो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं उनको देख देख के दहशत हो रही है। मिथुन दा अलग हैं, वो कह रहे हैं अगर फेंसिंग पर बवाल करोगे तो फिर हम तुमको बताएंगे। वो तो सीधे बांग्लादेशी, मतलब जो सैनिक हैं उन्हीं को मुखातिब हैं। इसके अलावा टीएमसी में लगातार भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। इन सारी चीजों के साथ अगर हम एक्शन गिनाना शुरू कर दें तब तो वो एक डेढ़ घंटे 2 घंटे तक हम लोग शुभेंदु के डेली के एक्शन ही गिनाते रहेंगे। सवाल यह है कि जो स्पीड शुभेंदु ने पकड़ी है वैलोक भाई, कई लोग कहने लगे हैं कि साहब ये तो योगी बाबा से भी आगे निकल गए। लेकिन क्या वह बंगाल जो कहीं कहीं 1950 में खड़ा है, 60 में खड़ा है, 70 में खड़ा है, और अगर हम पूरे बंगाल की बात कर दें इंक्लूडिंग कलकत्ता, तो कलकत्ता तो आज भी 1980 में दिखाई देता। यहां ये साफ है कि फेहरिस्त बड़ी लंबी है कामों की, हर तरह के काम की, चाहे वो विकास हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज की हो, चाहे इस तरह के हो हल्लाबाजी हो। अब ऐसे में शुभेंदु की ये गति लगातार बनी रह पाएगी। और अगर एक्शन हो रहा है आपके बंगाल में, तो बिहार में टेंशन क्यों है? तो मैंने ये खबर निकाली। दरअसल जो सीमांचल का एरिया है, जो कि बंगाल से लगा हुआ एरिया है, वहां पर स्थिति यह है कि कुछ ऐसे जिले जैसे अररिया है, कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, जिसमें आप और बताएंगे। चिंता ये हो रही है कि जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं कहीं वो बिहार की तरफ तो नहीं आएंगे। और ये चिंता पहले भी रही है। जब एसआईआर के समय हमने देखा तो हम लोग यही चिंता करते थे कि भाई ये उधर से तो भाग रहे हैं, उड़ीसा चले जाएंगे, बाकी जगह चले जाएंगे। बिहार का मामला इसलिए सेंसिटिव हो जाता है कि एक तो सीधे सीधे बॉर्डर लगा हुआ है, जो मैंने जिले गिनाए, तो बंगाल से तो सीधा है, यह मामला वाया नेपाल भी है। तो इसको लेके किस तरह से व्यवस्था बनाई जाएगी या बनाई जाने की जरूरत है, ये भी। फिलहाल शुरू करते हैं कि क्या शुभेंदु की ये गति लगातार बनी रहेगी, और इसी गति की आवश्यकता है बंगाल को। वैलोक भाई। शुभेंदु अधिकारी की ये गति नहीं बनी रहेगी। ये गति कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वो काम की रफ्तार पर और काम की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि कितना काम करना है। अभी चूंकि बहुत सारा है, मवाद बहुत इकट्ठा है, तो अभी क्या है, ऑपरेशन के पहले की तैयारी, घाव को धुलना हो रहा है, कैटाडीन ज्यादा लग रहा है, एक आध जगह पर चीरा लगाया गया है, वो चीरे से मवाद बह रहा है, साफ सफाई हो रही है। जब एक बार थोड़ा सा ऑपरेशन हो जाएगा, पट्टी वट्टी लग जाएगी, थोड़ा डॉक्टर भाई पेन किलर ले लो, फलानी गोटी खा लो, ये विटामिन की दवा खा लो, ये सब करेंगे तो तब शायद रफ्तार कम होगी। अभी तो रफ्तार बहुत ज्यादा है। और एक चीज विनम्रता पूर्वक आपसे असहमति रखते हुए बताता हूं कि पूरा बंगाल अभी 1947 के दौर में है, माइनस उसकी आर्थिक क्षमता जो उस समय थी, जो आर्थिक पराक्रम उस समय था, वो बस नहीं है। बाकी सारे सामाजिक, कम्युनल जितने भी पैमाने हैं, वो बिल्कुल 1947 खड़ा था। डायरेक्ट एक्शन डे हमारा इंतजार कर रहा था। जिन्ना सोहरावर्दी वहां पैदा हो चुके हैं, बाकायदा ममता बनर्जी जिन्ना के रोल में आ चुकी हैं। उसके जो हुमायूं कबीर वगैरह थे वो सब सोहरावर्दी और बाकी लोगों के भूमिका में थे।
धन्यवाद दीजिए उस हिंदू जनता का जिसने ये चीजें पलट दी, जिसने ये चीजें समझ ली। इसलिए अब शुभेंदु अधिकारी क्यों ऐसा रहा है कि बाकी को भी, क्योंकि देखिए 7 तलों की बात मैंने कल की थी वार्ता में, तल अतल वितल और फिर 7वां रसातल। उत्तर प्रदेश चौथे 5वें तल पर था, बिहार 6ठे तल पर है। बंगाल के बारे में हम लोग मुगालते में थे, हमें लगता था कि पहले दूसरे तल पर है ना, बंगाल सबसे नीचे था साहब, रसातल में जा चुका है बंगाल, उसको खींच कर लाना है। इतने काम से कैसे बनेगा सर? अभी तो अच्छा, आपने कहा एक में कि वहां बहुत सारा काम हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार। काम क्या क्या किया है अभी तक शुभेंदु अधिकारी ने, जिससे दिक्कत हो या बहुत हम लोग हर्षित जो हो रहे हैं? क्या काम किया है? बाड़ेबंदी के लिए जमीन दे दी, ये काम किया। मुसलमानों को कहा कि कानून का पालन करो भाई, सड़क जाम मत करो, टोपी को हेलमेट मत बनाओ, हेलमेट खरीद लो बाबू, जो तुम्हारी अवैध इमारतें हैं उनको हम ढाल हैं, अब आगे से अवैध इमारतें मत बनाओ। और जो अवैध घुसपैठी हैं उनको कहा कि कागज पत्र दिखाओ बाबू। कुछ घुसपैठिए तो बता रहे हैं, आज मैंने एक सुबह सुबह मीम पढ़ा, बड़ा मजा आया मुझे। उस मीम में लिखा हुआ है, मीम या कोई ट्विटर का ट्वीट वगैरह होगा जो था, कि लाखों भारतीय नागरिक जिनके पास उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी है, वो भारत छोड़ के बांग्लादेश जा रहे हैं। बस एक लाइन लिखा हुआ है, और वो जो आपने 70 से 80 हजार वाला बताया वो भीड़ है। लाखों भारतीय नागरिक भारत से नाराज होकर बांग्लादेश जा रहे हैं। अब लीजिए, बनाया किसने? शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को जिन्होंने बसाया उस जड़ को न छोड़े। भाई छोटे मोटे अधिकारी वगैरह तो नप रहे हैं, पार्षद वगैरह तक जा रहे हैं, लेकिन ये जो मूल है इस पूरी गंदगी का, जो सबसे बड़ा कॉकरोच है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उसकी गर्दन की नाप का पट्टा शुभेंदु अधिकारी ने तैयार किया है या नहीं? दूसरा, जिन कामों को मैंने बताया और जैसे काम उन्होंने कहा, कल चले गए श्रमिक भट्टाचार्य जी निर्मला सीतारमन जी से मिलने, जो तेल खदान 2018 से बचा था उसको खोल दिया। अच्छा, इसमें से एक बात मुझे बता दीजिए अवनीश जी, आप इतने वरिष्ठ विश्लेषक हैं, इतनी करीब से आप राजनीति को देखते हैं, आप इसमें से मुझे एक काम बता दीजिए जो असाधारण हो, अभूतपूर्व हो, और जो मतलब एकदम अजब कर दिया है। ये तो सारे रूटीन काम है ना सर। बता रहा हूं, ये जो आपने कहा है कि ऐसा कौन सा असाधारण काम कर दिया, यही तो वो मूल तत्व है भाई साहब। जब आप कह रहे हैं कि 47 में है बंगाल, मैं कह रहा हूं 50 से लेके 80 में है बंगाल, है वही मैं वहीं आ रहा हूं। असाधारणता इन कामों में इसलिए है क्योंकि इसके पहले की जो परिस्थितियां थी वो असंभव बना दी गई थी। जब बंगाल के बारे में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वहां परेड ब्रिगेड में ईद की नमाज होगी, वहां सड़कों को मुक्त करा लिया जाएगा, ये असंभव था बंगाल के लिए। बंगाल के लिए ये असंभव था कि 200 मीटर का जो रोड का हिस्सा है उसको बंद करके एक पूरी मेट्रो चला दो, वो नहीं हो पा रहा था। बंगाल के लिए ये असंभव था कि जो टोल टीएमसी के गुंडों ने टोल ब्रिज बना रखे थे वो हो जाए, वो असाधारण था। तो असाधारणता परिस्थितियों में थी, असाधारणता इस नेतृत्व में है, और असाधारणता बंगाल की जनता को है। नमस्ते है उनको जिन्होंने इस रसातल से बंगाल को खींच लिया। बात यहाँ पर ये वाला मुद्दा थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। अब चलते हैं बिहार की ओर। हमारी स्मृति कमजोर है, मैं बार बार कहता हूं, और ये सिद्ध होता है। बंगाल से मैं बार बार अभी भी झारखंड का नाम ले रहा हूं, बिहार का नाम नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि बंगाल के चुनाव के पहले बिहार का चुनाव हुआ है। बिहार के चुनाव में SIR हुआ। उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह
काफी घूमे थे, जिसको सीमांचल अपनी मूर्खता और मूढ़ता में लोग कहते हैं, वो सीमांचल नहीं है। आपने जो 4 जिलों का नाम लिया, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, तो पूर्णिया तो सीमा पर है भी नहीं उस तरह से, पूर्णिया से शुरू होता है। लेकिन अगर इधर आएंगे तो फिर मोतिहारी, बेतिया, ये लोग क्यों नहीं होंगे, रक्सौल क्यों नहीं होगा सीमांचल? खैर वो एक अलग मसला है, वो अलग वीडियो का विषय है। आज से 6-7 महीना पहले अमित शाह क्या करने आए थे सर? और बिहार से लगायत पूरे सीमा की उन्होंने इतनी सघन पड़ताल क्यों की थी? और इतनी सघन पड़ताल हुई थी कि उस समय ये भी बात उठ गई, सूत्रों के हवाले से ये भी बता दिया गया कि एक नए राज्य का गठन हो रहा है, केंद्र शासित प्रदेश का। बंगाल के कुछ हिस्से काट दिए जाएंगे, बिहार के काट दिए जाएंगे और एक नया प्रदेश बनेगा। वैसे भाजपा सरकार को देखते हुए ये कोई बहुत दूर की कौड़ी भी नहीं है, लेकिन उस समय जब इस सब की कोई जरूरत नहीं थी तब भी ये बात। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार में पलायन बहुत लंबे समय से हो रहा है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठिए बिहार में भी घुसे हुए हैं। और कल नीतीश कुमार ने अभी की सरकार के नंबर 2 को भी बुलाया है कि कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार का बिहार से प्रेम जो है वो खत्म हो नहीं रहा है। अच्छा व्यालोक जी, ये बिहार के बारे में जब चर्चा हो ही रही है और बिहार के बारे में बांग्लादेशियों की चर्चा हो रही है, तो ये मामला कोई नया नहीं है। ये 1954 का मामला क्या है, और 2 टर्म इस्तेमाल होते हैं। बांग्लादेशी दामाद, आप देखिए 82 साल के हैं, झीलक चंद मंडल, वो अररिया के किसी गांव के हैं, और वो बताते हैं कि 1954 से हमारे इलाके में बाहरी लोगों का आना जाना बढ़ चुका है। मुखिया बोल रहा है कि बांग्लादेशी दामाद खुलेआम घूम रहा है। तो ये समस्या जो कि आप कई बार उठाते रहे हैं, आपने तो दरभंगा के बारे में भी कई बार ये बातें कही हैं, तो बिहार ने इसे समस्या के रूप में रिकॉग्नाइज अब तक क्यों नहीं किया? बिहार में पिछले 30 वर्षों से समाजवादियों की सरकार चल रही है सर। भाजपा कंधा दे रही थी नीतीश कुमार की सरकार को। भाजपा की सरकार तो 1 महीने से बनी है। नीतीश कुमार इशरत के अब्बू भी हुआ करते थे। वही बात है कि हम लोग भूल जाते हैं। नीतीश कुमार एक जमाने में इशरत के अब्बू भी हुआ करते थे ना। नीतीश कुमार उस लिपि सिंह को मुंगेर की एसपी भी बना चुके हैं, जो शोभा यात्रा पर बाकायदा लाठी गोली चलवा देती हैं, क्योंकि वो एक बात बोलूं, लिपि सिंह के थे। एक बात बोलूं जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार इशरत के अब्बू भी हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों को ये चिंता रहती है कि ये भाजपा अपने असली लोगों को क्यों छोड़ देती है, आयातित वाला मामला। तो शुभेंदु अधिकारी कभी तृणमूल में हुआ करते थे, हेमंता विश्व शर्मा कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। तो ये चीजें भी तो चलती हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो सवाल ये होता है कि राष्ट्रीय चिंता 2014 के बाद ही क्यों शुरुआत होती है, और क्या यही वो कारण है कि जिसकी वजह से हर जगह डबल इंजन सरकार की व्यवस्था आए, ऐसी आशा बन जाती है और जरूरत बन जाती है? क्योंकि जानते हैं कई सारे हमारे यहाँ पाखंडी शुद्धतावादी ये कहते हैं कि देखिए साहब, केवल एक ही पार्टी की सत्ता नहीं होनी चाहिए, वरना तो तानाशाही आ जाएगी और सत्ता के लोग मद में चूर हो जाएंगे। लेकिन बंगाल, बिहार, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा नामक वॉशिंग मशीन का जो चरित्र है वो ये है कि वो कपड़े को बदलती है, लेकिन कपड़वा उसमें आता है तब। नीतीश क्या कभी कपड़ा बन के गए नहीं। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गए, सम्राट चौधरी भाजपा में हैं, इसलिए उनका चरित्र बदल जाएगा। और हेमंत विश्व शर्मा भाजपा में आ गए, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 14 से हम बहुत लेट जगते हैं भाई साहब, उसको क्या कीजिएगा। और आपने तो कहा कि तानाशाही आ जाएगी और ये आ जाएगी। मैं तो कहता रहा हूं कि मोदी जी पर डांस नहीं करता है यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हटाओ इसको। डांस कहीं नहीं किया,
अभी गया था ना 5 देश का, इसमें मेलोनी के साथ एक तो डुएट गा लेता तो क्या हो जाता, और भी मिलता, बताओ। नहीं किया, खाली टॉफी दे के आ गया, उस पर तो 2 दिन हुआ, हटाओ इस आदमी को। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, क्या कीजिएगा भाई। अगर इस देश में अभी भी एक रुग्ण मानसिकता का बीमार मनोरोगी यह लिखता है कि बकरीद एक दिन आती है लेकिन मुस्लिम घृणा का त्योहार साल भर चलता है, और वो में लड़कों को लड़कियों को पढ़ा रहा है, जो चार्ज शीटेड है दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में, वो हमारे देश का प्राध्यापक है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो लगातार झूठ दर झूठ लिखता है। मैं ये पूछना चाहता हूं सारे मुसलमानों से और सारे धिम्मी हिंदुओं से, जो इनके मुंह में थूक कर जजिया देकर उनको हिंदू रहने दिया गया, और बाकायदा जिनके पूर्वजों ने, बापों ने सलवार पहनी और माओ ने सलवार उतारी, उन सभी धिम्मी हिंदुओं से मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है बे? केवल ये कि उनको कहा जा रहा है कि कानून का पालन करो, केवल ये कि कहा जा रहा है कि सड़कों पर अवैध कब्जा न करो, केवल ये कि कहा जा रहा है कि बेटा जो ट्रेन चल रही है, पटरियां ट्रेनों के कौन लिए, पूछता है? तुम मत। व्यालोक भाई कौन पूछता है अब इनको? इन्हें क्यों जवाब देना? जरा आइए आपको वापस ले चलता हूँ बंगाल की तरफ। हाँ, बंगाल की तरफ फिर वापस ले चलता हूँ। एक नया डेवलपमेंट है, जरा उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। काकोली दास जो है वो पार्टी तो पहले ही छोड़ चुके हैं, मतलब पदों से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। अब उन्होंने बाकायदे लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि कल्याण बनर्जी, वो कीत कल्याण बनर्जी, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दें, क्योंकि उसने उनके साथ संसद के अंदर बदतमीजी की है। पहले तो ये किस तरह की बदतमीजी, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शंखनाद कर देता है अपने पिछवाड़े से, इस तरह की भी सार्वजनिक बदतमीजियां उसके हिस्से में दर्ज हैं। लेकिन ये कौन सी बदतमीजी का जिक्र कर रही हैं? क्या बदतमीजी हो सकती है जो उसने संसद में किया है? यही आरोप उन्होंने महुआ मोइत्रा पर भी लगाया है, जो भाग खड़ी हुई है देश ही छोड़ के। तो ये एंगल और इसके साथ भगदड़ टीएमसी में, लेकिन भगदड़ मचने के बाद एंट्री कहीं नहीं हो रही है अभी तक। तो इसको भाजपा कब तक रोक पाएगी? क्योंकि कभी इन्हीं के सौमित्र वो कह देते हैं कि साहब 50 विधायक और 20 एमपी तैयार हैं, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जरा ये कीत से शुरू कीजिए, ये कौन सा नए तरह का मामला शुरू हुआ है? एफआईआर कल तो भाजपा के भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ही कह दिया कि भाई जो टीएमसी वाले लार टपकाए हुए हैं, और देखिए अगर ये होना होता ना तो 1 महीना बहुत लंबा समय है सर। रातों रात निष्ठाएं बदलती हैं। हमने देखा नहीं, वो जो पेट्रोल पंप कांड हुआ था तो रातों रात भाई लोगों ने भगवा पटका पहन लिया, सिर पर टीका लगा लिया। अच्छा, भाजपाइयों के साथ बड़ी मजेदार बात है कि मतलब टीका लगाइएगा तो आप भाजपाई हो गए, की बात है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हिंदुत्व का ठेका तुमने कैसे ले लिया है। अरे भाई, जब तुम ही दे रहे हो ठेका भाजपा को ही, और भाजपा ही सब कुछ कर रही है, कर्नाटक केरल में तुम्हारी सरकार बनती है और तुम 600 हिंदू परिवारों के मुन्ना बम की जमीन उम्मीद पोर्टल में धीरे से, जबकि सब जुडिस है मामला। कर्नाटक में हिजाब का मामला सब जुडिस है, सबसे बड़ी कोर्ट में, अदालत में, और तब तुमने कानून बना दिया कि हिजाब के साथ, और उसके बाद कहते हो कि भाजपा ठेकेदार है। तो भाजपा ठेकेदार है। लेकिन वापस बंगाल में आते हैं सर। ऐसा है कि इस देश में मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, किसी भी विधर्मी ने, म्लेच्छ ने जितने अत्याचार नहीं किए हैं, यहाँ के नामधारी हिंदुओं ने किए हैं। कल असम विधानसभा की डिबेट अगर आप सुनेंगे जो यूसीसी पर हुई है, उसमें एक विधायिका उठती है और कहती है कि जो पत्नी बीमार है उसे अपने शौहर को, जाहिर तौर पर वो औरत मोहम्मदन थी विधायिका, वो कहती है कि जो औरत बीमार है उसे अपने शौहर को दे देना चाहिए तलाक और दूसरी शादी करने का हक। जब दिमाग में इस तरह का वायरस हो, दिमाग में इस तरह की चीजें हो, तो हेमंत शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो, उनको दिन रात काम करना ही पड़ेगा। उनको दिन रात टीएमसी वाला एफआईआर पर, ये कल्याण के खिलाफ टीएमसी वाला जो एफआईआर है वो एफआईआर नहीं है सर, केवल वो सब कुछ
पूर्णता तक पहुंचेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इनकी जड़ जड़ से वाकिफ हैं, जानते हैं कि अगर थोड़ी सी भी जड़ रह गई ना तो पूरा वृक्ष हो जाएगा। इसलिए वो केवल एफआईआर नहीं खेलेंगे, वो सबको ले जाएंगे। ये काकोली घोष जो कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही हैं, बदतमीजी की बात कर रही हैं सदन में, ये क्या है? ये एकाध चीजें सर, देखिए किसी भी पार्टी में, किसी भी इसमें, मान लीजिए जब ममता बनर्जी आई थी 1976-72 का काकोली जी का उनका साथ है, हम और आप उस पर इसमें भी बात कर चुके हैं, लाइव में भी। सबसे पुरानी मित्र हैं वो ममता की, 10 वर्षों तक उन्होंने झेला होगा ममता को। हो सकता है कि भाई अभी तक ये हैं, आ जाएं, बदल जाएं, कुछ भी हो जाए। जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल नहीं बदलना है, कल्याण बनर्जी जैसे लोग चढ़ रहे हैं, महुआ मोइत्रा जैसे लोग चढ़ रहे हैं, तो मोहभंग की स्थिति है और वो अब पुराने सारे पाप आएंगे जी। और अब वो कार्रवाई की बात कर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष को बाकायदे उन्होंने लिख के दिया है भाई कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की करिए, महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत किया उन्होंने। तो ये एक दूसरे तरह का है मामला है, जिस अभद्रता की वो संसद में अभद्रता की बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं इस स्टोरी को, इस हैपनिंग को लगातार फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि यह काकोली घोष जो कल्याण बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि इसने सदन में मेरे साथ बदतमीजी की है। किस तरह की महिला के साथ एक बदतमीजी हो सकती है कल्याण बनर्जी की? महुआ मोइत्रा के साथ उन्होंने यही चीज कहा है कि उसने मुझसे शाब्दिक बदतमीजी की है। तो किस तरीके से टीएमसी को चला रही थी ममता बनर्जी, ये भी देखने वाली बात है। और ये संसदीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। मैं आज कह रहा हूं दर्शकों, इस स्टोरी को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं। मैं इस पे जो भी डेवलपमेंट होगा हम जरूर लेके आएंगे। अभी शुभेंदु शुरू हुआ। इसमें बस एक लाइन जोड़ दूं कि संसद का मामला हुआ है, संसदीय आचार की बात की जा रही है, तो इसकी आंच विषधर राहुल विंची तक नहीं पहुंचेगी, वो होगा। और क्या पता ये दोनों सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी जो बैठे हुए हैं वो क्या सोचते हैं। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई एक आध साल पहले आगे पीछे लोग सोचते होंगे, ये लोग तो 20 साल 40 साल आगे पीछे सोचते हैं। तो इसलिए ये जांच कहां तक जाएगी सर, इसका भी पता नहीं है जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बंगाल अब संसदीय इतिहास में इस तरह की कोई घटना भी हो सकती है, इसका भी साक्षी बनेगा और इसका भी जरिया बनेगा। तो साहब अभी शुभेंदु शुरू हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु के पास लिस्ट बहुत बड़ी है, काम की रफ्तार उनकी अच्छी है निश्चित तौर पर। लेकिन इसी के साथ साथ अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य का ये जो डबल इंजन का समन्वय है, जो कि हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन में दिख ही चुका है। कल हमने उसकी चर्चा की थी, आप सभी ने उस वीडियो को बड़ा स्नेह दिया। तो चलिए ये यात्रा जारी रहेगी और बंगाल पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। प्यालोक जी और मुझे, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज का वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।